आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 को हम लोग कैसे पढ़ेंगे दोस्तों। इवन बोर्ड के लिए हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं दोस्तों, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनडीए में हम लोग बैठते हैं, उसके लिए दोस्तों हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एयरफोर्स में बैठे हैं उसके लिए कैसे पढ़ेंगे दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी क्लास 12 की मैथ को कैसे पढ़ा जाए और बोर्ड में दोस्तों 100 आउट ऑफ 100 भी कैसे हम ला सकते हैं दोस्तों। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, जिंदगी में कभी भी आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, अपने हर एक स्ट्रेटेजी पर वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज का हमारा क्या वीडियो दोस्तों, तो 12th मैथ एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँगा कि सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें। इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप इतना चीज़ कवर करेंगे, कहाँ से एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, और दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में 100 में 100 नंबर कैसे लाए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लाया जा सकता है दोस्तों, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, इसे एनसीईआरटी 12th बुक को पढ़ने के बाद में क्या और आउटर रिसोर्स यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम इसको और बेहतरीन ढंग से समझ सकें। इसके अलावा दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि रिवीजन कैसे करें एनसीईआरटी बुक को कम समय में दोस्तों, क्योंकि अपकमिंग आपका बोर्ड कुछ दिन में होने वाला है, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ के निकालना चाहते हैं दोस्तों। चलिए, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा गाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हमें जो एनसीईआरटी 12th का मैथ का जो बुक है, इसे पढ़ना कैसे है। चलिए दोस्तों, हम एक-एक करके समझते हैं धीरे-धीरे करके, ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सबसे पहले दोस्तों, जब आप इसमें बात करेंगे हाउ टू स्टडी में आखिर पढ़ें कैसे, तो सबसे पहला काम, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, हिंदी मीडियम में भी हो सकता है या इंग्लिश मीडियम में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लाइन बाय लाइन उस एनसीईआरटी किताब के एक-एक पॉइंट को पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसमें कोई भी एक लाइन भी फालतू नहीं लिखा रहता है। कब कौन से लाइन का कौन सा पार्ट कांसेप्ट बनाकर पूछ दिया जाता है, ये तो नीट वाले और जेईई वाले को ही पता है। आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, लेकिन दोस्तों आपको भी अपनी बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ना है दोस्तों। पढ़ने से क्या होगा कि आप कांसेप्ट को समझेंगे, और दोस्तों जैसे ही मैथ में आपको कांसेप्ट पे पकड़ आया, समझो मैथ का 50% दोस्तों प्रश्न सॉल्व हो गया। दोस्तों कई बार तो जो अरिथमेटिक के प्रश्न होते हैं वो तो लैंग्वेज से ही सॉल्व हो जाया करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें सबसे पहले कांसेप्ट पढ़ना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ना अति अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, उसके बाद जब आपने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, मैं एग्जांपल भी आपको दूँगा उसके साथ-साथ। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन्स हैं, ठीक है, एग्जांपल्स में दिए हुए, उस क्वेश्चन को आप कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल उस क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो है नए-नए क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है, उसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन उसमें बना रहे हैं, अभी मैं एग्जांपल दूँगा, और उसमें आप फँस गए हैं दोस्तों, अब वो बार-बार आप कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन देखना कोई बुराई नहीं, देखकर उससे दोस्तों सीखने की कोशिश कीजिए, और उसे एक नया नोट्स में लिखिए, ताकि जब कभी आप दोबारा क्वेश्चन बनाएँ तो उस तरह के क्वेश्चन में आप फँसे नहीं, और रिवीजन के वक़्त में आप उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर सकें। और दोस्तों, कभी भी बिना कांसेप्ट एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चन मत बनाना, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप टीचर से भी पढ़ रहे हो तो ज़्यादा एनसीईआरटी में बकवास नहीं लिखा रहता है, और जैसे मेन पॉइंट लिखी रहती है दोस्तों, बात की बातें लिखी रहती है, तो उसको एक बार देखिए ज़रूर दोस्तों, एक झलक देखिए और उसको नोट करने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर निकाला, ठीक है? अब जब गौर से देखेंगे, हम जब एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन दोस्तों पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि एक तरफ इन्होंने क्या-क्या डेरिवेटिव दे रखा है, और एक तरफ दोस्तों इंटीग्रेशन इन्होंने दे रखा है। इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो डिफरेंशिएशन जो होता है x की पावर n+1 बट्टा n+1, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, वो x की पावर n होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप जब देखेंगे इस बुक में, तो ये समझाने का कोशिश किया, जो इसका जो डिफरेंशिएशन करके आता है डेरिवेटिव का, उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, किसका, तो डिफरेंशिएशन के बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए x की पावर n लिखा हुआ इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टा n+1 प्लस c। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि हम जब इसके लाइन बाय लाइन को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारा चीज़ पता चलता है कि जिस चीज़ का हम डिफरेंशिएशन करके वैल्यू लाते हैं, अगर उसी को इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले से डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू निकल चले आएंगे दोस्तों। तो कई ऐसी जानकारी है जो इसमें दिया गया है, कई चीज़ें आपको जैसे एंटी डेरिवेटिव के बारे में बताया गया है, ठीक है। और दोस्तों, अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें आपको बताया गया, और कहा भी गया है कि हम लोग क्लास 11th में ये किए थे, क्लास ये में हम लोग ये किए थे। तो धीरे धीरे किताब पढ़ने से दोस्तों आपको क्या होगा, इसके कंसेप्ट को समझ में आ जाएगा दोस्तों, जो भी इसमें कंसेप्ट दिए गए हैं। और दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको याद करने का, इसको समझने का। क्योंकि दोस्तों, मैथ में कई बार क्या होता है कि जब तक आपके आपके पास फार्मूला का स्टॉक नहीं है, या फार्मूला आपको याद नहीं है, तो आप दोस्तों मैथ्स को नहीं कर सकते। यकीन मानिए दोस्तों, और सब्जेक्ट आपको धोखा दे सकता है। लेकिन दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें अगर आप अच्छे ढंग से क्या करोगे, अच्छे से अगर कंसेप्ट आप पढ़ लेते हो ना दोस्तों, तो ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ये बहुत ही ट्रस्टवर्थी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? ये कभी धोखा नहीं देती है। एक ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है जो कि धोखा देती है दोस्तों। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये जरूर आपके साथ निभाएगी, ठीक है? चलिए, अब दोस्तों आगे हम समझते हैं कुछ दोस्तों क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको काफ़ी मदद भी करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग क्या करते हैं कि कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, ठीक है? जैसे ही आप लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं दोस्तों, आप डायरेक्ट क्या करते हैं कि एग्जांपल नहीं बनाते आप लोग। ये आप लोग गलती करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन पे कूद जाते हैं। इवन दोस्तों, मैंने कई सारे ऐसे टीचर को कहते हुए देखा कि एग्जांपल मत बनाओ, एग्जांपल बनाने से कोई फायदा नहीं है, तुम डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाओ। दोस्तों, ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। इस लॉजिक को मैं कभी भी नहीं मानता दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक सच्चा छात्र, एक अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट है दोस्तों, या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरी बात यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन दिए गए मेन एक्सरसाइज के, मैं ये कहता हूँ उससे पहले आप एग्जांपल्स बनाओ। एग्जाम्पल बनाने से आप टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन है खुद ब खुद बनाने लगोगे, ठीक है? क्योंकि दोस्तों, बड़े-बड़े जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें एग्जाम्पल्स वाला ही पूछा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा लोग इसे नहीं करता है, एक्सरसाइज करता है। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान देना है सबसे पहले, कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि पहले आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन करो। और दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन x की पावर 3 - 1 बट्टा x स्क्वायर। मान लीजिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो। दोस्तों, जब कभी हम लोग देखते हैं, तो देखेंगे, हम सीखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए आप
नहीं समझ पा रहे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, तो घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के जो सोल्यूशन है उसको देख देख कर बनाओ। देख देख के बनाने में कोई बुराई नहीं दोस्तों। अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है, अगर देखकर हम भी उस काम को करें, अगर हम उससे बेहतर कर लिया, हम उस चीज़ को कंप्लीट कर ले दोस्तों अच्छे से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो आप सोल्यूशन देख कर भी बना सकते हैं, वैसे आप बिना देखे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप देख देख कर हर एक स्टेप को सीखिए और बुक के हर एक स्टेप को समझने का कोशिश कीजिए कि बुक क्या क्या कर रहा है, ताकि जो आपको बोर्ड में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप उस प्रकार के अप्रोच को अप्लाई कर सकें। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, गौर से सभी लोग देखिएगा। दोस्तों देखिए, ये जो गिवन है आपका क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाना सभी लोग, ठीक है। ये जो गिवन दोस्तों क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए कैसे बनाया गया है। इन्होंने क्या किया, जो इंटीग्रेशन दिया, देखो एक स्टेप इन्होंने छोड़ा है। अब इस स्टेप में इन्होंने क्या किया, x की पावर 3 बट्टा दोस्तों क्या x स्क्वायर, क्लियर है। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, इसको इससे काट दिया और इनको निकल के आया दोस्तों यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x दोस्तों dx। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस x स्क्वायर को ऊपर लेके चला गया, x के पावर -2 दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर इन्होंने अगला स्टेप क्या किया, गौर से देखिएगा। अगला स्टेप इन्होंने फिर इसका इंटीग्रेशन करा और इंटीग्रेशन करने के बाद दोस्तों इस तरह से इन्होंने लिखा, वैल्यू लिखा। और इसके अलावा इन्होंने कांस्टेंट को भी मेंशन करते हुए नीचे C1 C2 मानते हुए दोनों पक्ष में इसको इन्होंने सॉल्व किया है दोस्तों। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम अगर एनसीईआरटी के एक-एक एग्जांपल्स को बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं और समझते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि हमारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम बनाने में हमें कंफ्यूजन नहीं होती कि कहाँ पर सी लगाएँ, कहाँ पर C1 C2 लिखें, कहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर का हम क्या इंटीग्रेशन करें। क्योंकि जब आप पहली बार आप बना रहे होते हैं तो आपको थोड़ा-सा कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूज महसूस होता है। लेकिन दोस्तों जब एग्जांपल पूरा बना लेते हैं अच्छे ढंग से शिद्दत के साथ, मान लीजिए कि आपने इस क्वेश्चन एक बार देख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए बैठकर, ठीक है। जो भी प्रश्न है उसको देख-देख कर बनाने की कोशिश कीजिए, माने कि खुद से, ठीक है। अब जैसे देखिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन इस प्रकार का दिया गया, इसको भी इन्होंने किस तरह से बड़ा ही बेहतर ढंग से इन्होंने बनाया, ठीक है। कि किस तरह से दोस्तों ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ये 3/5 बदल जाता है, ताकि जब कभी आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें तो जो नीचे वाला है 3/5 अगर लिखा है, ऊपर ले जाकर इसको भाग में 5/3 करें और आपको कभी भी कंफ्यूजन इस तरह का ना हो दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले ये एडवाइस दूँगा कि जब कभी आप एनसीईआरटी क्लास 12 की मैथ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कांसेप्ट को पढ़िए, उसके बाद उसके जो भी एक्सरसाइज को मत कूदिए, उसके जो भी एग्जांपल्स के क्वेश्चन है, उसको वन बाय वन कीजिए और उसमें कोई भी चीज़ आपको महत्वपूर्ण लग रहा है, तो कलर कॉपी बनाकर उसमें नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे आपके साथ मैं चर्चा करता हूँ, देखो। अब मैं दोस्तों एक्सरसाइज पे आ गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज में अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन्स रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब वहाँ पर अगर आप उन क्वेश्चनों को नहीं किए रहे हो तो आपको कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, आप एग्जांपल इससे पहले भी एक मान लो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इससे पहले एक एग्जांपल में, इसी एग्जांपल की आप इसको रिड्यूस करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान सकते हो, ठीक है। और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x इंटू dx बराबर dt होता है। तो यहाँ पर 2x लिखा है इंटू dx, इसके बदला dt लिख दो, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने ये सिखाया एग्जांपल में कि जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और डिफरेंशिएशन करने के बाद ऊपर वाला आता हुआ नजर हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसको आसानी से इस तरह से सॉल्व करना है। इस तरह से करने से दोस्तों आपको क्या होगा कि एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उस समय दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो दूसरा ये क्वेश्चन है कि भाई साहब हम कहाँ से एनसीईआरटी को पढ़ें? क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब पहली बार आप कंसेप्ट पढ़ते हैं तो आपको कुछ नोशंस में प्रॉब्लम होती है, जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है। आप लोग सोचते हैं कि ये नोशंस क्या है दोस्तों? तो अनडाउटेड टीचर को प्रेफर कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए और जो बेस्ट टीचर है एनसीईआरटी बुक का, उसका टीचर ढूँढिए। दोस्तों फालतू के लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो आप सीधा-सीधा यूट्यूब पर जाइए और लिख दीजिए कि एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन कंसेप्ट, ठीक है। तो आप वहाँ से आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ आप आउटपुट ले सकते हैं, क्योंकि भारत में जो भी बुक लिखा गया, चाहे आर डी शर्मा सर का बुक है, चाहे के सी सिन्हा सर का बुक हो, चाहे लालजी प्रसाद सर का बुक हो, कोई भी बुक है जो 12th स्टैंडर्ड का है, सब एनसीईआरटी के रेफरेंस लेकर सभी लोगों ने लिखा है, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से ही लिखा है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसका दोस्तों एनसीईआरटी लेक्चर्स को देखना है यूट्यूब पर। दोस्तों कैसे होगा? ये तो आप जाकर सिंपली वहाँ लिखना है कि एनसीईआरटी बेस्ट टीचर, ठीक है? एनसीईआरटी मैथ बेस्ट टीचर, या हम लोग भी बहुत जल्दी कोर्स ला रहे हैं इसका फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसे आप देख सकते हैं, उससे एन्जॉय कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको इसके कांसेप्ट को कंप्लीट करना है। अगर मान लीजिए कोई कांसेप्ट आपसे छूट रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है? कम समय में एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जो आप पूरा सिलेबस कवर कर देगा। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें बताई गई जिसे डिटेल अलग-अलग बुक ने बताया, ठीक है? उसको ही वॉल्यूमिनस बना दिया, ठीक है? तो कम समय है तो एनसीईआरटी इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? कोई डाउट नहीं, उसे बना सकते हो, ठीक है? और दोस्तों अगला पॉइंट आता है अब कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे करें, या आप इंडिया के एग्जाम दे रहे हैं, या मान लीजिए आप एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा कि भाई 100 में 100 कैसे ले आते हैं इंसान, क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग रहता है? नहीं। एक बात समझ लीजिए, आप पढ़ने में कमजोर भी हैं या आप मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट हैं, तब पर भी आप 100 में 100 मैथ्स में ला सकते हैं, खासकर 12th बोर्ड। और इसके अलावा दोस्तों कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप उतना नंबर तो जरूर ला सकते हैं जिससे आपका कट ऑफ पार हो जाए, ठीक है। उससे हाईएस्ट भी ला सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जो भी किताब आप पढ़ें उसके 100% क्वेश्चन और कंसेप्ट को पहले कीजिए, यानी पहले कंसेप्ट पढ़ लीजिए और उसका जो भी क्वेश्चन दिया गया पहली गो में आप उसे अच्छे से एग्जांपल वाले के सहित एक्सरसाइज को करें, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इससे पहले, यानी कि उसको करने से पहले, ठीक है, आप वेटेज को समझिए। वेटेज माने क्या, कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे थे किस कंसेप्ट से कितना क्वेश्चन आता है। जैसे बिहार बोर्ड की बात मैं करूँ तो इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से, मैट्रिक्स से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है? इन सबों से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है? अगर आप जिस बोर्ड से हैं पहले उसका सिलेबस देखिए और पिछले मैं भी बताऊँगा कि उसमें ये देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाता है और किस प्रकार का पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों? ताकि आप रिवीजन करते वक़्त उन चीज़ों पे फोकस करें। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यही कर सकते हैं कि मैक्सिमम किस टॉपिक से पूछा जाता है। जैसे एनडीए का मैं ले लूँ तो कैलकुलस से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, अलजेब्रा से 30 पूछा जाता है, ट्रिगो से 15। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि हमें सबसे ज़्यादा कैलकुलस करना है, अलजेब्रा करना है, ट्रिगो करना है। बाकी बाद ऑप्शन में गए, बाकी चीज़ को बाद में करना है, ठीक है? अच्छा यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि जब आप 100% कंसेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों उसके बाद अब उसका 80% रिवीजन कीजिए, क्योंकि 100 में 100% रिवीजन आपसे नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी इंसान 100 आउट ऑफ 100% रिवीजन नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप 80% रिवीजन भी करेंगे तो काम चलेगा।
इसके अलावा दोस्तों कि जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे एनसीईआरटी के बहुत सारे, तो उसमें दोस्तों ऑब्वियस बात है कि जो मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन्स होंगे। ऐसे क्वेश्चन्स होंगे जो आपसे बार-बार करने के बाद भी नहीं बन रहा होगा। तो आप लोग उसको ऐसे ही किताब में छोड़ देते हैं और जब वो कोई सीट में आ गया, कोई एग्ज़ाम में आ गया, ठीक है? तब ढूँढते-फिरते भाई किधर इश्यू हुआ तो किधर है, ठीक है? इससे बेहतर है कि आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, वो उसका एक नोट्स बना लें और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लग रहा है, ठीक है? उसका भी नोट्स बना लें। दोस्तों बड़ा अजीब है, आपका बोर्ड भी बड़ा अजीब है, ठीक है? क्या करता है दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि आपको जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है, जो क्वेश्चन आप सोचते हैं कि आपसे नहीं बन रहा है, वो बड़ा ही बदतमीज़ है, वो वही क्वेश्चन पूछेगा। होता है ना? जिसके साथ होता है एक बार ज़रूर कमेंट करना, ठीक है? अब देखो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इतना तो आपको करना है 100 आउट ऑफ 100 लाने में। इसके अलावा दोस्तों जो 100 आउट ऑफ 100 देगा, चाहे आप बीएसईबी के हैं, चाहे सीबीएसई के, चाहे आईसीएसई बोर्ड के, कोई भी बोर्ड से हो सकते हैं। तो आप अपना बोर्ड का जो भी पिछला साल का 10-15 साल का क्वेश्चन है, ठीक है? आप उसे कीजिए दोस्तों, उसको एक-एक क्वेश्चन को कर लीजिए, जितना बार आप कर सकते हैं दोस्तों। यही मूल मंत्र है 100 आउट ऑफ 100 लाने का। पहला कांसेप्ट, दूसरा बुक का जो भी क्वेश्चन है वो, तीसरा कि जो क्वेश्चन आप बार-बार भूले, कन्फ्यूजिंग है या जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार-बार आ जाता है एग्ज़ाम में, बार-बार रिपीट होता रहा, तो उस क्वेश्चन को एक अलग कॉपी में लिखना। इसके अलावा आप क्या करिए, जितना भी प्रीवियस यानी क्वेश्चन है, उन सबको को करें। जैसे अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ओसवाल ट्रस्टेड कंपनी या आपको और कोई भी मैथ 12th का जो भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बुक होगा, आप उसे खरीद लीजिए और बार-बार उसे बनाने की कोशिश कीजिए। चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। यकीन मानिए, ऐसा करने के बाद आपको 12th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 होगा और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको सारे यही अप्रोच अपनाने हैं, ठीक है? आपको थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव वे में सॉल्व करना है, यानी कि थोड़ा-सा आपको अपना कैलकुलेशन फास्ट कर लेना है, ठीक है? और वैसे भी अगर आप एनडीए को भी देखोगे, तो अढ़ाई घंटा वहाँ पर समय मिलता है। आराम से आप 60 क्वेश्चन अढ़ाई घंटा में 70 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है? इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना में ही आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस भी यूज़ करते हो, तो 60 से 70 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे आप सॉल्व करते-करते आपको अपने आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन को आप ऑलरेडी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों? तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है आपका, खास करके जो है 12th मैथ के बुक को पढ़ने के लिए कम समय में, ठीक है? अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि रिवीजन कैसे करें भाई, रिवीजन का क्या फंडा है, ठीक है? देखो भाई, सबसे पहले तो आप एक बेसिक फार्मूला का चार्ट बनाओ, क्योंकि जो 12th का मैथ है, 11th का मैथ है, उसमें काफ़ी फार्मूलेज़ हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे एपी के हो गए, जीपी के हो गए, एचपी के हो गए, ठीक है? उसके बाद ट्रिगो के क्वेश्चन होंगे, जो कि डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद रहेगा, तो आपकी कोई भी नहीं चल सकती। चाहे आप कैलकुलस ही ले लो। दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होता है, ठीक है? तो आपको फार्मूला को ध्यान में रखना, ठीक है? और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है कि डोंट डू सेम क्वेश्चन मोर देन 3 और 4 टाइम्स। एक ही प्रकार के क्वेश्चन को 3 से 4 बार से अधिक मत किया करो, ठीक है? हाँ भाई, 3 से 4 बार करने के बाद एक इंसान के दिमाग में वो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें जहाँ तक लगता है, अगर वो मानसिक रूप से ठीक है तो। ओके? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कन्फ्यूजिंग कांसेप्ट है, ठीक है? और उसके बाद उसको सबसे पहले करना है दोस्तों, कांसेप्ट को सबसे पहले, ठीक है, करना है आपको, ठीक है? और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपको कोई भी एक टॉपिक नहीं छोड़ने, जो आपके लिए डिफ़िकल्ट बन रहा है, आपको यूट्यूब से उसे समझ सकते हैं या कोई बेहतर आपके स्कूल में टीचर है, उनसे समझ लीजिए। मतलब जो टॉपिक आप छोड़ रहे हैं डर से कि मुझे ये नहीं आता है, बोर्ड में आएगा, चलो इसके अलावा ये कर लेंगे दोस्तों, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सबसे अधिक क्वेश्चन उसी से पूछ दें, ठीक है? इसीलिए कोई भी टॉपिक को छोड़ने का कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ हैं, काफ़ी टीचर्स हैं जो आपको बताते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ऐसा मत कभी करना कि यार ठीक है भाई, हम ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 है, ये हमको आता है, हम कर ही लेंगे। लेकिन दोस्तों इस भावना से कभी भी बैठे मत रहना कि हमको आता है, हम कर ही लेंगे, हम जो है एलपीपी बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दोस्तों अगर आप ऐसा काम करते हैं एग्ज़ाम के लिए, आप जो क्वेश्चन आता है आप कहते हैं चलो चलो ये सॉल्व हो जाएगा, दोस्तों यकीन मानिए वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है दोस्तों। एग्ज़ाम के टाइम में वही कहीं फँस जाता है, तो आपसे नहीं हो पाता। ध्यान रखिएगा, कभी भी जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उसको पूरे-पूरे सॉल्व कीजिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको अलग कांसेप्ट, अलग लेवल का फीलिंग आएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये कुछ तरीका है जिसका आप अप्लाई करके 12th बोर्ड में, एनडीए के एग्ज़ाम में, बड़े-बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो 12th बेस्ड पे होते हैं, उसमें 11th-12th के मैथ पूछे जाते हैं दोस्तों, उसमें आप हाई स्कोर कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यही मैथ का पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे बेजोड़ तरीका कुछ भी नहीं हो सकता, खास करके एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाओ और मेरी इस वीडियो में कमेंट करना कि सर आई गॉट 100 आउट ऑफ 100। ठीक है दोस्तों? तो बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अगले